हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको किसी भी तरह के टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे लगातार। जैसे कि होता है कि हम एक चैप्टर शुरू करें, उस चैप्टर को ख़त्म करें, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि आपके डेली टेस्ट भी नहीं हो सकते, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए होते हैं, कई एग्ज़ाम लगे रहते हैं एक के बाद एक, तो उससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो नहीं पाता, क्योंकि जीएस का सिलेबस ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा रामबाण सीरीज। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस सीरीज में हम लोग हर दिन एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। वो टेस्ट पहले से मैं बना के रखूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं पहले से डिसाइड करके रखूँगा कि ये क्वेश्चंस हैं, और उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी होंगे, उसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो लगभग 20-25 क्वेश्चन की या 30 क्वेश्चन डेली आया करेंगे, जिनका हम सॉल्यूशन अपने वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। और ये रामबाण सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज में आपका बस रिवीजन होगा, जो कुछ आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज होगा। जैसे कि मान लीजिए आप घर पे रिवाइज चीज़ों को नहीं कर पाते हैं बार बार, या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पढ़ने चाहिए एग्जाम के लिए, वो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसमें मैं ये काम करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप बस उन्हीं को लगातार पढ़ते चलिएगा। उसके बाद जितने भी वनडे एग्जाम आगे आप देंगे, उसमें सब में आपके काम आएगा। ध्यान रखिएगा, ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्ज़ाम सीजीएल का ही, जो कि हाल फिलहाल में भी वैकेंसी आई है, उसका ही क्यों ना हो, उसके लिए भी जीएस की दिक्कत आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम लोग शुरू से जो लेवल शुरू करेंगे वो इजी लेवल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। आप देखोगे जैसे जैसे सीरीज आगे की तरफ बढ़ेगी, वैसे इसमें लेवल भी क्वेश्चंस का बढ़ता रहेगा, और सब मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो चीज़ें आपने पहले से अगर पढ़ रखी हैं, ठीक है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ी हो चीज़ें, चाहे मुझसे क्लास में पढ़ी हो या फिर कहीं से पढ़ी हो, तो आपको चीज़ें काफ़ी याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। और जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी चिंता ना करे, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर ठीक से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपकी क्लासेस किया होना आपको ज़रूरी है, ताकि आपको पता चलता रहे, क्योंकि हिस्ट्री के बाद अचानक से पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा, फिर टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज पहला जो सीरीज है उसको हम शुरू करते हैं। आप जैसे देख ही रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, और ये हमारा पहला वीडियो होगा। और आपका रिस्पांस अगर अच्छा मिलता है तो ये वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आपको रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना हो। और ध्यान रखिएगा, ये किसी भी प्रकार के टॉपिक को लेकर हम नहीं चल रहे हैं, कोई चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम सीधे जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा करेंगे, जो कि हमारे रिवीजन में आने चाहिए, हमारे रिवीजन जिनका होना चाहिए। तो वो रिवीजन आपका इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज का वीडियो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका आपसे लेखक पूछा है तो आपको पता है इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1945 में इन्होंने ये पुस्तक जेल में लिखी थी, जब ये जेल में थे 1945 में। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। आपको पता है कि एग्जाम्स में किताबें, जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो खूब पूछी जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है किस शहर को भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी भी है, और इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में सिलिकॉन वैली है कहाँ, तो सिलिकॉन वैली यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए में, ठीक। यूएसए के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया प्रांत में सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, जिसको अब मेटा भी कहते हैं, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। इस कारण से इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जैसे उपकरणों में, मोबाइल जैसे उपकरणों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सिलिकॉन का, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। और बेंगलुरु में ये चीज़ें सारी हमें आईटी सेक्टर की कहाँ देखने को मिलती हैं, भारत में कहाँ देखने को मिलती हैं, बेंगलुरु में। इसीलिए हम लोग बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। संस्थान भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, आगा खां कप की बात हुई है, तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11।
ध्यान रखिएगा। क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और सन याद रखिएगा 1867 में, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके बाद है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर सन 1764 और अंग्रेजों की बंगाल में पहली वास्तविक विजय माना जाता है बक्सर के युद्ध को। पहली विजय तो अंग्रेजों की बंगाल में प्लासी का युद्ध था जो लड़ा गया था 23 जून 1757, लेकिन उसको अंग्रेजों ने अपनी सेना के बल पर नहीं जीता, ठीक है, उसको छल कपट से अंग्रेजों ने जीता है प्लासी के युद्ध को। लेकिन बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने अपनी शक्ति दिखाकर जीता, अपनी सैन्य क्षमता के दम पर जीता। इसीलिए बक्सर के युद्ध को बंगाल में अंग्रेजों की पहली वास्तविक विजय माना जाता है, ठीक है। चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात हो तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है अनुच्छेद 124 में, ठीक, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक लिखी हुई हैं। अगला है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 के में है, ठीक, अनुच्छेद 243 के। अगला, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी को पूछ रहा है, ये एग्जाम में पूछा था अभी हाल फिलहाल में, पीटी के एग्जाम में। नाम है गुरु शिखर और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है, आबू में पड़ता है, माउंट आबू में, सिरोही जिला, ठीक है, राजस्थान। शोर मापने की, शोर मतलब नॉइज़, मापने की इकाई क्या है, मात्रक क्या है? तो ध्यान रखना है डेसिबल, ये शोर मापने की इकाई है, ठीक। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हमने साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी सबसे क्वेश्चन लिए हैं एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, जो याद ही रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या? ध्यान रखिएगा, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा डाइन। क्या होता है? डाइन। और वैसे बल का मात्रक हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन। आपको याद रखनी है एक चीज़, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक आपसे पूछेगा, क्या बताएंगे आप? डाइन, ठीक, डाइन। अगला है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण बताइए। तो देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। पहले तो ध्यान रखिए, गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की एक बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके उदाहरण जैसे बंदूक से गोली का निकलना, ठीक, जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से गोली निकली है तो हाथ पर झटका मारती है, बंदूक से गोली का निकलना, ठीक। इसके अलावा दूसरा, दीवार को धक्का देना। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दीवार को धक्का देने पर दीवार गिरती क्यों नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर ये नहीं होगा कि वो ईंटों से बनी है, इसका आंसर ये नहीं। फिजिक्स के अनुसार हम दीवार पर जितना बल लगाते हैं, दीवार भी उतना ही बल हम पर विपरीत दिशा में लगाती है, इस कारण दीवार नहीं गिरती है, ठीक है। चलिए, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पतवार से नाव को खेना, ठीक है, पतवार से नाव चलाना। जैसे आप पतवार जिस दिशा में चलाते हो उसके विपरीत दिशा में नाव आगे बढ़ जाती है। जैसे आपको आगे की तरफ जाना है तो पतवार पीछे की तरफ चलानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला, गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम। और गति का प्रथम नियम क्या कहता है? गति का प्रथम नियम कहता है कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। यानी वस्तु के अंदर कौन सा गुण है? जड़ता का गुण है, जड़त्व का गुण है। वस्तु जैसी है वैसी रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है,
गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और उसकी स्थिति में ये बदलाव कब होगा, जब उस पर बाहर से कोई बल लगेगा। यही न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक गाड़ी चल रही है तेज़ी से, आप उसके अंदर बैठे हैं, गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाने पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए गाड़ी भी चल रही थी, साथ साथ आप भी, ठीक है, आप भी वैसे ही हो, चल रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी अब चल रही है। अब गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन आपके शरीर में तो ब्रेक लगा नहीं है, आपका शरीर आगे ही बढ़ रहा है, ठीक है, आपका शरीर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गतिशील अवस्था में वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। इसीलिए गाड़ी का ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर झुक जाते हो। जबकि किसी स्थिर ट्रेन में, ट्रेन रुकी हुई है, आप बैठे हैं, अचानक से ट्रेन बढ़ेगी तो आप पीछे की ओर हो जाओगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी जड़ता है। क्यों? आप रुके हो, ट्रेन भी रुकी है, आपका शरीर स्थिर है। ध्यान रखिए, ट्रेन में स्पीड आ गई है लेकिन आपका शरीर तो स्थिर है ना, तो आपका शरीर तो अपनी जगह पर रुका रहेगा। ट्रेन आगे बढ़ गई है तो आप कहाँ जाओगे? पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है गति के प्रथम नियम के। अगला है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार पूछ रहा है। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक, ये वही अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनकी वसीयत के आधार पर ही तैयार किया गया, और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 6। कौन कौन से हैं? पहला है फिजिक्स में, दूसरा केमिस्ट्री में, तीसरा मेडिसिन में, बायोलॉजी मत कह देना, मेडिसिन में, ठीक, PCM हो गया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, मेडिसिन माने चिकित्सा में। चौथा है साहित्य के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर में, साहित्य, आप हिंदी में लिख लें चाहे तो, लिटरेचर में। पांचवा है इकोनॉमिक्स के लिए, यानी अर्थशास्त्र में। और छठा दिया जाता है शांति के लिए, यानी पीस। बस इन 6 के अलावा किसी और में नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यह इन 6 में। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था, और 1600 ईस्वी में भारत में मुगल शासक था अकबर। कौन था? अकबर, क्योंकि अकबर का कार्यकाल रहा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो कौन शासक होगा? अकबर। लेकिन जब विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया, उस समय शासक था जहांगीर, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अगला है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, और यह भी न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पर नामीबिया से लाए गए चीतों को रखा गया है। नामीबिया से कितने चीते आए थे? 8, जिसमें 5 फीमेल थी और 3 मेल थे। और इन 5 फीमेल में एक का नाम क्या रखा गया था? आशा। प्रधानमंत्री ने एक चीते का नाम आशा रखा है, फीमेल चीता है, उसका नाम आशा रखा प्रधानमंत्री ने, और इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तब भी आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में। अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क। यहाँ देखिए, इस नेशनल पार्क में एक हाथी था, हाथी का नाम था भोगेश्वर। उसको मिस्टर काबिनी के नाम से भी जानते हैं। कौन सा हाथी? भोगेश्वर। उसका निधन हो गया 70 वर्ष की अवस्था में। बांदीपुर नेशनल पार्क में रहता था वो, ठीक है, तो उसका नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क है। ये है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है, बांदीपुर। अगला है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये छत्तीसगढ़ में है, और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व था। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व था? ये 53वां। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? रामगढ़ विसधारी, रामगढ़ विसधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। तो 52वां कौन सा था? रामगढ़ विसधारी राजस्थान में। 53वां कौन सा था? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। और अब आ गया रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये यूपी का 4था टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आपसे पूछे यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो अब 4 हो गए, पहले 3 थे। 4 कौन कौन से हो गए? पहला दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ कहाँ है? बिजनौर में। बिजनौर किसका जिला है? यूपी का। गंगा उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो बिजनौर में ही प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। तो ध्यान रखना है आपको। 4था टाइगर रिजर्व बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? चित्रकूट में। अगला है सिक्किम ने किस तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इस तितली का नाम है ब्लू ड्यूक।
ब्लू ड्यूक नाम की तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है। अब कुछ प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पे देखिए। कोणार्क का मंदिर आपसे पूछेगा कहाँ है, तो आप कहेंगे कोणार्क का मंदिर कहाँ है, ओडिशा में। इस कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लैक पैगोडा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कोणार्क का मंदिर, उसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये सूर्य मंदिर है। अगला है लिंगराज का मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, ओडिशा की, यानी कहाँ है, ओडिशा में, ठीक, ओडिशा भुवनेश्वर। अगला बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है, तो ये तंजौर में है, और तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक, तमिलनाडु। बृहदेश्वर के मंदिर को किसने बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राज प्रथम, राज चोल प्रथम, ठीक, कौन से वंश का शासक था, चोल वंश का शासक राज चोल, ठीक है। अगला सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो सबरीमाला मंदिर है केरल में। इसके अलावा एलोरा का कैलाश मंदिर एलोरा में है, ठीक है, और ये चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर है, ये ध्यान रखना है, चट्टान को काट कर, यहाँ अलग से कोई पत्थर वगैरह नहीं लगा है, एक चट्टान को काट कर इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये एलोरा कहाँ पड़ता है, तो औरंगाबाद, और औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, संभाजी नगर, संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर महाराष्ट्र। संभाजी नगर का पुराना नाम क्या था, औरंगाबाद जिला, ठीक, औरंगाबाद, ध्यान रखिएगा। अभी ये पैट के एग्जाम में सवाल पूछा भी गया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो संभाजी नगर। अगला है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी में, इसीलिए इस मंदिर को जगन्नाथ पुरी कहते हैं, और पुरी कहाँ है, ओडिशा में, ओडिशा में। और इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। कौन सा पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, ठीक है, व्हाइट पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कोणार्क मंदिर काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा, और ये सफ़ेद पैगोडा यानी व्हाइट पैगोडा। अगला है धन विधेयक। तो देखिए धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आपसे पूछ रहा है, आप कहेंगे अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में केवल कौन निर्णय कर सकता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बातें आप लिखते चलिएगा, ठीक है, वीडियो फिर से देख लीजिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं आराम से बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीटो शक्ति, अब यहाँ पर वीटो शक्ति दो चीज़ें हैं, एक होती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ठीक, एक होती है राज्यपाल की वीटो शक्ति। राज्यपाल के पास भी वीटो पावर है, लेकिन संविधान में वीटो शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम वीटो शक्ति की बात करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करेगा तो अनुच्छेद है 111, कौन सा, अनुच्छेद 111। और राज्यपाल की वीटो शक्ति की बात करेगा तो यहाँ पर अनुच्छेद आएगा 200, ठीक है, अनुच्छेद 200। लेकिन कभी कभी राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लेता है, ठीक है, तो ये शक्ति कहाँ से आती है राज्यपाल के पास कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दे, तो वो 201 से आती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है, ध्यान रखिए कौन सा अनुच्छेद 112। और आपको एक और ध्यान रखना है, तो फिर राज्य बजट का प्रावधान किस में है, यानी केंद्रीय बजट का मतलब तो जो केंद्र सरकार ला रही है, तो हर राज्य भी अपना अपना बजट लाता है, तो राज्य के बजट का प्रावधान अनुच्छेद 202 में है, अनुच्छेद 202। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, सब ये आए हुए क्वेश्चन हैं, आने वाले जो एग्जाम है उनमें आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको देख के जरूर जाएं। अगला देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, देश या महाद्वीप आपसे पूछेगा तो महाद्वीप तो है अफ्रीका, ठीक, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका, और देश का नाम है बोत्सवाना, ठीक, इसका कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में भी है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है, बोत्सवाना में। और बोत्सवाना कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, लिखते चलिएगा सुन के, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। गिब्सन और विक्टोरिया ये दोनों मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है गोबी, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो ये है मंगोलिया में, और इसका कुछ हिस्सा चीन में भी पड़ता है, तो मंगोलिया और चीन आप दोनों लिख सकते हैं, मंगोलिया में भी और चीन में भी। तकला मकान कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा तकला मकान मरुस्थल है चीन में, कहाँ है, चीन में। मोजेव का मरुस्थल और सोनोरन का मरुस्थल ये दोनों मरुस्थल यूएसए में है, अमेरिका में। चिहुआ हुआन का मरुस्थल मैक्सिको में है, कहाँ है ये, मैक्सिको में। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है, पेरू और चिली के बॉर्डर पर, और मुख्य रूप से अटाकामा का मरुस्थल चिली में है। और ध्यान रखिएगा अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे सूखा हुआ सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ये, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, देश है पेरू और चिली, और मुख्य रूप से कहाँ है, चिली में,
अगला है पेटागोनिया, तो ये अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया का मरुस्थल पूछे आपसे, चाहे पेटागोनिया का पठार पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की मातृभाषा जो है वो स्पेनिश है। कौन सी? स्पेनिश। और ब्राज़ील की मातृभाषा क्या है? वो पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली। अगला है थार। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में है, भारत और पाकिस्तान। रब अल खली, ये मरुस्थल सऊदी अरब में है, सऊदी अरब। और इस रब अल खली के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछे अगर, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछेगा तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है, जो लगभग अफ्रीका के 12 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के 12 देशों में। अगला है घास के मैदान, यहां पर दिए हैं, तो पुस्ताज नाम के घास के मैदान पड़ते हैं हंगरी में। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है? हंगरी में। प्रेरी घास के मैदान यूएसए में, मुख्य रूप से कहाँ पर? यूएसए में है। वैसे ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिसमें कनाडा भी आता है, मैक्सिको भी आता है, यूएसए भी आता है, प्रेरी। इसके बाद आता है सवाना, ये है अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ये घास के मैदान है। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी मध्य एशिया वाले देशों में पाए जाते हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश हो गए। इसके अलावा स्टेपीज घास के मैदान यूरोप वाले हिस्से में, यूक्रेन और पोलैंड में पाए जाते हैं, खासतौर से यूक्रेन वाले हिस्से में। ठीक है, यूक्रेन वाले हिस्से में स्टेपीज घास के मैदान। इसके बाद आता है लानोस। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला में। कौन सा देश? वेनेजुएला। और वेनेजुएला वही देश है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स स्थित है। एंजल्स जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में कैरोनी नदी के तट पर है। ठीक है, कैरोनी नदी पर बना हुआ है, तट पर नहीं, कैरोनी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नदी नीचे की तरफ आती है तो आगे कुछ है नहीं अगर बहने के लिए, तो वो नीचे गिरेगी, तो नीचे गिरती है तो उसी को जलप्रपात का रूप वो ले लेती है। अगला पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना में, और कंपोस घास के मैदान है ब्राज़ील में। ये मैदान आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला झीलें देखते हैं। विक्टोरिया झील की अगर बात करें तो विक्टोरिया झील 3 देशों से सीमा बनाती है। कितने देशों से? 3। केन्या, युगांडा, तंजानिया। लिख लीजिए, केन्या, युगांडा, तंजानिया। और कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। महाद्वीप का नाम अफ्रीका है और देशों के नाम क्या है? केन्या, यू से युगांडा और टी से तंजानिया। ठीक है, सुन के लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं। अगला है सुपीरियर। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा दोनों में है। ठीक, इसका उत्तरी हिस्सा कनाडा में पड़ता है और दक्षिणी हिस्सा यूएसए में पड़ता है। ठीक है, अगला है बैकाल झील, रूस में है, और रूस के कहाँ है? साइबेरिया में। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है और बैकाल झील को साइबेरिया का मोती कहते हैं। लिख लीजिएगा इस बात को, बैकाल झील को साइबेरिया का मोती कहते हैं। अगला है वान झील। वान झील तुर्की में है। वान झील कहाँ है? तुर्की में। और तुर्की ने हाल ही में अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? तुर्कीये। अपना नाम तुर्की ने बदल लिया है और क्या कर दिया है? तुर्कीये। ठीक है, वान झील दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील है और इस वान झील की लवणता 330 है, 330 ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, 330 ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, एक बार हम 1 पॉइंट लगाएंगे, दूसरी तरफ 2 लगाएंगे तो ग्राम प्रति किलोग्राम, ये लवणता का मात्रक होता है, ग्राम प्रति किलोग्राम। तो वान झील की जो लवणता है वो सबसे ज़्यादा है। सोचिए, समुंदर जो महासागर होते हैं, सागरों की जो लवणता है वो 35 से 40 के बीच में होती है, लगभग 35। औसत कितनी होती है? 35 ग्राम प्रति किलोग्राम, और इस झील की 330 है, तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 10 गुना ज़्यादा है। अगला है टिटीकाका। टिटीकाका झील के बारे में आपसे सवाल पूछेगा। टिटीकाका झील कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। और टिटीकाका झील के किनारे बोलीविया की राजधानी स्थित है, नाम है लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज टिटीकाका झील के पास में ही स्थित है। बोलीविया की राजधानी क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, लापाज। ठीक है, ये बोलीविया की राजधानी है जो टिटीकाका झील के समीप ही स्थित है। अगला है ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव। ये दोनों झीलें कहाँ हैं? कनाडा में। फिर आती है ग्रेट साल्ट, ये है यूएसए में। और उर्मिया झील है ईरान में। ठीक, ईरान में।
ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईरान में एक स्थल है रामसर, तो उस रामसर से रामसर साइट बनती है, रामसर स्थल, ठीक है। भारत में 75 रामसर स्थल हो चुके हैं, 75। भारत में कितने रामसर स्थल हैं पूछेगा, आप कहेंगे 75 रामसर स्थल हैं। रामसर कहाँ है? ईरान में है, ठीक है। और हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी पहली बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 में रामसर में, इसीलिए 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला 25वां क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। ये देखिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। प्रमुख घटनाएं कब हुई थी उनका आपको डेट लिखना है। तो चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी सन 1922, ध्यान रखिएगा। और चोरा चोरी कांड का नाम बदलकर यूपी सरकार ने चोरा चोरी जनाक्रोश कर दिया है। तो कांड शब्द को हटा दिया है और इस कांड शब्द की जगह क्या लिख दिया है? जनाक्रोश, ठीक, जनाक्रोश। 4 फरवरी 1922, ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी 1922। अगला है 5 फरवरी मत लगाइएगा, 5 फरवरी दिया है किताबों में, पुरानी किताबें हैं वो गलत है, 4 फरवरी बिल्कुल सही है। काकोरी कांड, काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त सन 1925। और आपको ध्यान रखना है काकोरी कांड का भी सरकार ने नाम बदल दिया है, और काकोरी कांड का नाम बदलकर कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन लूटी गई थी इसलिए इसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर असहयोग आंदोलन हुआ, शुरुआत हुई 1 अगस्त सन 1920 को, तो 1920 लिख कर आएगा एग्जाम में, आपको लगा देना है 1920। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च सन 1931। पूना समझौता 24 सितंबर सन 1932। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916। सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह अप्रैल 1917। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930। और दांडी मार्च गांधी ने शुरू किया था इसी दिन 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या है? सन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त को गांधी ने भाषण दिया था और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हो गया था, तो कभी कभी इसकी डेट 9 अगस्त आपको मिलेगी, ठीक है। 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ, 8 अगस्त को गांधी ने इसकी प्रस्ताव पारित करवाया और घोषणा की आंदोलन की, और नारा दिया करो या मरो। तो करो या मरो नारा कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। अगला है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो ध्यान रखिएगा माही, भारत में बहती है माही। दूसरा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसका नाम है कॉन्गो। कौन सी नदी? कॉन्गो। इसी नदी को जायरे भी कहते हैं। अगला है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो इसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो। अगला है अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या, तो ये मैंने आपको बताया है क्लास में 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, ठीक है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 360। बिल्कुल तीनों याद कर लीजिएगा, इस तरह से ही लिख कर आएगा, आपको आंसर लगाने हैं। अंतिम है हमारे पास 28वां क्वेश्चन आज का। संगठन और संस्था आपको दी है, आपको यहाँ पर उनके संस्थापक बताने हैं। ध्यान रखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में। प्रार्थना समाज अभी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? 1867 में। हमने अभी इसको लिखा भी था 1867। और इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग। अगला है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक, स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। अगला है भारत सेवक समाज, इसे 1905 में स्थापित किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी इसको कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु। अगला है शांति निकेतन, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय, ठीक, मदन मोहन मालवीय ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई, ठीक,
1920 में, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खान। किसको? सर सैयद अहमद खान। ठीक है। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने से पहले यहाँ पर एक स्कूल था, ठीक, एंग्लो मोमडन ओरिएंटेड स्कूल, ये बनाया था सैयद अहमद खान ने। उसी के ऊपर बाद में किसकी स्थापना होती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1920 में। और इससे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनने से पहले वहाँ पर हिंदू कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, एंग्लो हिंदू कॉलेज भी कहते हैं उसको, हिंदू कॉलेज था पहले, उसके जगह पे क्या बना बाद में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है A.O. ह्यूम को। ठीक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो ध्यान रखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लादवस्की, रूस की हैं मैडम ब्लादवस्की, और यूएसए के हैं कर्नल ओलकाट, कर्नल हेनरी स्टील ओलकाट पूरा नाम है, कर्नल ओलकाट। ठीक, ओलकाट, इन्होंने स्थापना की थी। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे। ये रामबाण सीरीज की पहली वीडियो थी। ये पीडीएफ आपको मिलते चले जाएंगे, और आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सब मिक्स क्वेश्चन होंगे, इनको आपको करना है। आपकी स्टैटिक पोर्शन की, करंट अफेयर की सारी दिक्कतें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। बस क्लास में आराम से पढ़ते रहिए और यहाँ पे बस रिवीजन करते रहिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।